हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईएसआर अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था विच वाज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारे बेसिक्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लेकर एंड सेकेंडली हम लोगों ने ये भी देखा था कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। आज के लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट मोर इन डिटेल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Last lecture mein we finished on the topic of TS of testis, where we concluded what is the structure of testis, what are the layers, what is the function of a testis. Right now we have to talk about all the different kinds of passageways or ducts through which the sperm can travel from the testis towards the urethra. Now to begin with, सबसे पहले हम लोग को ये डिस्कस करना है the topic of accessory ducts. सो स्टूडेंट्स, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में अगर आपने रिवाइज किया है तो मैंने लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने टीएस ऑफ टेस्टिस देखा था तो तब अपन ने ये समझा था कि टीएस ऑफ टेस्टिस के अंदर अपन ने वेरियस लेयर्स देखे। फिर उसके बाद टेस्टिस का जब स्ट्रक्चर हम लोगों ने जब टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि उसके अंदर यू हैव वेरियस काइंड्स ऑफ डक्ट्स, one of which was called as the seminiferous tubules. So when we talked about TS of testis, one important point of highlight was nothing but the seminiferous tubules. Okay? तो ये जब seminiferous tubules के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो seminiferous tubules के बाद there were multiple other structures also जो अपन ने TS में देखा था, normal testicular structure में देखा था। उसमें से एक seminiferous tubules के बाद बच्चों, seminiferous tubules, after that the flow is next, which was called as the rete testis, if you remember. Okay, rete testis ke baad then what was the next pathway or passageway? Yes, correct, it was what is called as vasa efferentia. ठीक है, it was vasa efferentia. फिर वासा इफ्रेंशिया के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज एपिडिडाइडिमिस, देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज वास deferens, and vas deferens finally the sperms are going to come out and join into the main flow of the urethra. सो बेसिकली इन सारे पार्ट्स में जब आप उनको इन डिटेल देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि जो स्पर्म्स के जो डेवलपमेंट है, जो मैचुरेशन है, वो अलग अलग लोकेशंस पे हो रहा है, अलग अलग जगह पे हो रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नो इज दैट द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जहां से स्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है या जहां से स्पर्म का डेवलपमेंट का जो शुरुआत है वो हो रहा है, दैट point is nothing but the seminiferous tubules. Okay, now seminiferous tubules will further carry those some kind of mature, some kind of immature type of sperms and take it into what is called as the rete testis. Now post rete testis you have nothing but the vasa efferentia, and vasa efferentia के बाद you have epididymis. Now students, epididymis के ऊपर जरा मैं फोकस करना चाहूंगा because epididymis जो होता है उसके ना अलग अलग layers है, you know, regions है अपन बोल सकते हैं। Now these regions are divided into three main parts. Okay, तीन main parts में divided है। The very first region is nothing but the head. Okay, then you have the body and then you have what is called as tail. Okay students, so इसके अंदर epididymis के अंदर मैंने तीन region देखे, ये तीन parts देखे। One is called as the head, then you have the body and then you have the tail. हम लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर क्यों रहे हैं by the way? Because epididymis के अंदर this is the region of maturation of sperm. स्पर्म का जो मैचुरेशन है वो यहां पे होता है। तो स्पर्म का फुल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, जो स्पर्म का बेसिक फंक्शन है, इज टू ट्रैवल टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन फर्टिलाइज द ओवम। वो फंक्शन पूरा यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे हो जाता है एपिडिडाइमिस में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फर्दर पोस्ट द डेवलपमेंट, पोस्ट द मैचुरेशन, it travels to what is called as the vas deferens.
अभी वास्ट डिफरेंस के बाद क्या है बच्चों, वास्ट डिफरेंस के बाद सिस्टम में अगर आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस से चालू हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, seminiferous tubules will connect further to form retitestis, retitestis to vasa efferentia to what is called as the epididymis, and then followed by the vas deferens. ये सारे के सारे parts है ना, ये सारे के सारे parts you will find internal to the testis. Okay, वास डिफरेंस के बारे में बात करें, वास डिफरेंस वो पार्ट है जहां से ये डक्ट्स सारे के सारे बाहर आ रहे हैं. सो जो उसका फर्स्ट पॉइंट है आउटवर्ड साइड में, दैट इज नथिंग बट द वास डिफरेंस. ओके, वास डिफरेंस के बाद हम लोग ये समझेंगे कि ये वास डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट क्यों है. वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस, इट इज गोइंग टू कनेक्ट, it is going to connect to what is called as the urethra. Okay students, urethra. Now you must remember this and understand this from exam point of view, that urethra in case of males, okay, males के अंदर आप urethra देखेंगे तो it is common pathway, it is common for two things. दो चीजों के लिए काफी ज्यादा कॉमन है वो, ठीक है. one is movement of sperm, okay, and second is flow of urine. इन दो प्रोसेसेस के लिए काफी ज्यादा फ्लो एक ही पाथवे से, एक ही ट्रैक से, एक ही डक्ट से स्पर्म का भी मूवमेंट हो रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूरिन का भी मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ट्रैवलिंग डाउन द सेम रूट. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनो genital duct. Okay, it is called as urinogenital duct. Now you can look at the word here. Urino is for urine, genital is for the gamete or the sperm, and then you have the duct. So even urethra in case of males can be called as the urinogenital duct. Now this urinogenital duct further will allow either the movement of the sperm or the movement of the urine, depending upon at a given point of time what is the flow. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अभी जब अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये देखो ये जो मैंने बात किया है ये सिर्फ स्पर्म को लेकर है, ठीक है. स्पर्म मेल गैमेट है, फ्लो मूवमेंट के लिए उसको ये रूट है जो अपन ने डिस्कस किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्पर्म्स आर मोटाइल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. ये मोटाइल ऑर्गेनिजम्स है, मोटाइल सेल्स, एंड व्हेन आई से मोटिलिटी, उनको ना मूव करना पड़ेगा. जब मूवमेंट करना है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल रिक्वायर व्हाट इज कॉल्ड एज अ फ्लो. See, when I'm saying, जब मैं बोलता हूँ कि किसी को स्विम करना है, उसका मतलब क्या है? स्विमिंग के लिए you'll require some medium and that medium has to be water. मैं ये नहीं बोल सकता कि जाके रोड पे स्विम करो. Are you understanding what I'm saying? So movement of the sperm is accompanied by different secretions of different kinds of glands from the male reproductive system. So male reproductive system से हमारे sperm के movement के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के glands सिक्रीशन पास करते हैं. सर सिक्रीशन मतलब क्या? कुछ टाइप के केमिकल्स पास करा देते हैं. अब ये केमिकल्स क्या करेंगे? दीज केमिकल्स विल हेल्प द स्पर्म इन द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स वो क्या अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं? अभी ये टोटल जो अपन समझते हैं, एक लार्ज पिक्चर जो अपन क्रिएट करेंगे इधर, दीज आर नथिंग बट द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स. ओके, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स. फंक्शन अभी जस्ट मैंने बताया. ओके, सबसे पहला बात कर लेते हैं, सबसे पहले ग्लैंड का बात कर लेते हैं, विच इज नथिंग बट द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द सेमिनल वेसिकल. ओके स्टूडेंट्स, सेमिनल वेसिकल. नाउ सेमिनल वेसिकल एग्जैक्टली क्या है? सी व्हेन आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ना, ये तीनों ग्लैंड्स का ना, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. I'm just drawing it very roughly so as you will have an idea. So this is the structure that I'm talking about. Okay, so first let's focus on this part. Okay, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया है, this structure what you see here is what is called as seminal vesicle. ये जो स्ट्रक्चर है ये seminal vesicle है. ओके, सेमिनल वेसिकल है. सेमिनल वेसिकल जो होता है, इट इज अ पेड स्ट्रक्चर और अ पेड ऑर्गन. इट्स अ पेड ऑर्गन. ओके, एंड रिलीजेस व्हाट इज कॉल्ड एज सेमाइनल फ्लूइड. ओके, एक टाइप का फ्लूइड रिलीज करता है जो जिसको अपन बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड. एक चीज यहां पे आपको नोट करना बहुत जरूरी है बच्चों, कि सेमाइनल फ्लूइड जो होता है, सेमाइनल फ्लूइड, इट इज
अकाउंटिंग टू अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। ओके, मतलब जितना भी स्पर्म के साथ जो लिक्विड्स निकलते हैं उसका अप्रोक्सीमेटली 60% जो है वो हमारा सेमिनल वेसिकल कैरी करता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल ऐसा क्या रिलीज किया, तो मैंने बताया वो सेमिनल फ्लूइड रिलीज करता है। सेमाइनल फ्लूइड के अंदर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो स्पर्म के लिए हेल्प कर सकता है ना, द स्ट्रक्चर, द सेमिनल फ्लूइड, द सेमिनल वेसिकल विच रिलीजेस अ सेमिनल फ्लूइड contains different types of chemicals. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। अभी नंबर 1 क्या है, सबसे पहले एक चीज आपको याद रखना है यहाँ पे, द वेरी फर्स्ट इज नथिंग बट द फ्रक्टोज। सबसे पहले आपके पास फ्रक्टोज है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज फाइब्रिनोजन। ओके, देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके स्टूडेंट्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पहले नाम बाय हार्ट कर लीजिए। मैंने क्या बोला, सेमिनल ग्लैंड है तुम्हारे पास। सेमिनल ग्लैंड जो है एक सेमाइनल फ्लूइड रिलीज करता है। ये सेमाइनल फ्लूइड अप्रोक्सीमेटली कितना वॉल्यूम कैरी कर रहा है, 60% ऑफ द टोटल स्पर्म वॉल्यूम। ओके, इसके अंदर कुछ तो इंपॉर्टेंट केमिकल्स होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि जो स्पर्म के मूवमेंट में वगैरह हेल्प कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के केमिकल्स मुझे सामने दिख रहे हैं। सबसे पहला जो केमिकल है विच इज कॉल्ड एज द फ्रक्टोज, सेकंड इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फाइब्रिनोजन, एंड द थर्ड इज व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नाउ स्टूडेंट्स, एक 1 by 1 हर एक चीज का जरा फंक्शन जान लेते हैं अपन, काफी इंपॉर्टेंट है वो। हर एक चीज का जरा फंक्शन जानेंगे। फ्रक्टोज, तुम जरा सोचो, जरा थोड़ा दिमाग तुम लगाओ कि फ्रक्टोज का यूज स्पर्म के मोटिलिटी में कैसे हो सकता है। ठीक है, जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड तुम ही जरा सोचने का ट्राई करो कि यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। Okay, so now when you understand this, you realize that जो fructose होता है, fructose can behave as a source of energy. Okay, it can behave as a source of normal, हमारे जो normal cells होते हैं वो normal cells can perform day-to-day activities by using glucose as a molecule. But sperm इकलौता हमारे human system में इकलौता ऐसा सेल है जो fructose energy के हिसाब से यूज कर सकता है। So as I said कि फ्रक्टोज जो है इट कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू द स्पर्म। एंड एक चीज आपको यहाँ पे नोट करना है कि एंटायर सिस्टम में ह्यूमंस के अंदर स्पर्म एक इकलौता ऐसा सोर्स है विच कैन यूटिलाइज फ्रक्टोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो फ्रक्टोज यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रक्टोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्रक्टोज का फंक्शन क्लियर। सेकेंड, फाइब्रिनोजन क्या करेगा, देखो फाइब्रिनोजन एक टाइप का ना प्रोटीनेशियस एंजाइम है, एक टाइप का एंजाइम है वो। इसका फंक्शन इज टू हेल्प द स्पर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन। तो इट हेल्प्स इन व्हाट इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन ऑफ sperm. Now why is it required? Because of enhanced mobility. ठीक है, मतलब क्या, to aid in mobility, मतलब स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर मूव करने के लिए हेल्प करने का जो काम है वो अपना फाइब्रिनोजन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द prostaglandins. So what are prostaglandins doing? Prostaglandins are actually carrying out a process of what is called as reverse peristalsis. Now, do you know what is peristalsis? Recollect, focus करिए। पेरिस्टाल्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एक टाइप का मूवमेंट है जो जनरली हमारे स्मूथ मसल्स में होता है। वो क्या करता है, अभी आपने ये वर्ड अगर अपने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है ह्यूमन न्यूट्रिशन करके, अगर वो आपने पढ़ा है तो आपको ये पता चलेगा कि वहां पे ईसोफेगस जो होता है वो भी पेरिस्टाल्सिस करता है। पेरिस्टाल्सिस इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स। हमारे जो मसल्स होते हैं उनको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को आप पेरिस्टाल्सिस बोलते हो। सेम प्रोसेस ये भाई साहब प्रोस्टाग्लैंडिन करते हैं, बट प्रोस्टाग्लैंडिन जो ये प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज इन रिवर्स डायरेक्शन मतलब क्या, अपवर्ड डायरेक्शन। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं, बट इतना समझना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो रहेंगे इट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेन भाई साहब अगेन आपको स्पर्म के मूवमेंट के लिए। सो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म मूवमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? देखो जरा सेमिनल वेसिकल को देख लीजिए, सेमिनल फ्लूइड रिलीज किया,
60% वॉल्यूम कैरी कर रहा है और ये 3 अलग अलग टाइप के सिक्रेशंस वो कर रहा है। ना सेकेंड टाइप का जो हमारे पास ये है ग्लैंड है, इज नथिंग बट द prostrate gland. Okay, prostrate gland. So the second type of gland you have, which is called as prostrate gland. Prostrate gland. Okay, now what is prostrate gland doing? Prostrate gland कर क्या रहा है ना? Prostrate gland जो है approximately 20% का contribution कर रहा है। Approximately इसका contribution कुछ 20% के आसपास है। और इसका function क्या है ना? Prostrate gland is going to release a fluid which is called as the prostratic fluid. Okay, prostratic fluid. ये student जो prostratic fluid होता है ना, it is इसका color, इसका appearance is मिल्की व्हाइट। ओके, मिल्की व्हाइट कलर का अप्रोक्सीमेट उसका कलर है, मिल्की व्हाइट अपीयरेंस है, एंड इसके पास भाई साहब के पास कुछ एंजाइम्स है। ओके, सो इट इज गोइंग टू इट कंटेन्स सर्टन एंजाइम्स। ओके, कुछ एंजाइम्स। अभी इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, पहला अपन ये जान लेते हैं कि भाई ये जो है एग्जैक्टली कौन से एंजाइम्स कैरी करता है। नाउ नंबर 1, ओके, नंबर 1 सबसे पहला एक एंजाइम है विच इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड। ओके, एक एंजाइम विच इज कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड। देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द फॉस्फेटेज। नाउ इसके अंदर का ये जो फॉस्फेटेज है ना स्टूडेंट्स, ये जो फॉस्फेटेज है ना, ये फॉस्फेटेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन of acidity in vagina. Okay, it is responsible for neutralization of acidity. In short, whenever sperms will travel to the female reproductive system, उधर acidity को neutralize करने का जिम्मेदारी जो रहेगा वो अपना prostrate fluid का होता है. So in short, prostrate fluid is behaving like a chemical which can help in the process of neutralization of any kind of acidity. Okay students, so therefore मैंने prostrate gland का cover किया. Prostrate gland. अभी तीसरा gland अपन यहीं पे देख लेंगे. Third type of a gland is what is called as the Cowper's gland. Okay, it is called as the Cowper's gland. Now students, ये बहुत important है. जो remaining percentage रहा, जो रिमेनिंग परसेंटेज जो भी 10-20% जो भी रहेगा, वो रिमेनिंग परसेंट अपना कॉपर्स ग्लैंड का है. कॉपर्स ग्लैंड जो है, इट इज गोइंग टू रिलीज अ ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड. ओके, ये जो भाई साहब है ना, इट रिलीजेस द ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड. सो ये फ्लूइड एक ऐसा टाइप का फ्लूइड रिलीज करता है विच विल अवॉइड द फ्रिक्शन वाइल द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन. इंटरकोर्स के दौरान फ्रिक्शन को अवॉइड करने का जो काम रहता है वो कॉपर्स ग्लैंड करता है. कॉपर्स ग्लैंड ने क्या रिलीज किया बच्चों? कॉपर्स ग्लैंड ने रिलीज किया है व्हाट इज कॉल्ड एज द काउपर्स फ्लूइड. सो इट रिलीजेस व्हाट इज कॉल्ड एज काउपर्स फ्लूइड. ओके, काउपर्स फ्लूइड. क्विकली रिवीजन करेंगे. सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द glands, the accessory glands. We started with the seminal vesicle, then we talked about the prostrate gland, and now you have the Cowper's gland. All of these three glands put together are going to form what is called as the accessory glands, which will help in the process of motility of the sperms towards the female reproductive tract. So students, one important thing you should remember that prostrate gland, if I go just back जहां पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो पिंक कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट द प्रोस्ट्रेट ग्लैंड. ओके, प्रोस्ट्रेट ये पैर में नहीं होता, ये सिंगलेट है. और इसी के जस्ट नीचे यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द काउपर्स ग्लैंड. सो दिस स्ट्रक्चर दैट यू सी हियर इज काउपर्स ग्लैंड. सो दिस इज हाउ इट इज. सो काउपर्स ग्लैंड, prostrate gland, and then you have the seminal vesicle. So ये तीनों मिलाकर क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स? ये तीनों मिलाकर हमारा जो accessory glands है वो बना रहे हैं. Now when we talk about female reproductive system, so 10th standard में, because see it's a kind of a recap. Okay,
So when I talk about the female reproductive system in your 10th standard, you must be knowing that this was how somewhat it used to look like a female reproductive system. To label it, if you can just pause the video here and just try to recollect, or at least try to gain back that kind of concept that you learned in your 10th standard. देखो जरा आपको याद आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे this was nothing but called as the cervix. Then you had the next part, which was vagina. Then you had what is called as the uterus. इसको हम लोगों ने क्या बोला था? Yes, very good, ovary. And उसके बाद हम लोगों ने इसको क्या बोला था? हम लोगों ने इसको फेलोपियन ट्यूब बोला था. फेलोपियन ट्यूब को आप और एक नाम से जानते हो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट. ओविडक्ट. ओके, सो ये बेसिक काइंड ऑफ रिविजन है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग्स जो हमको डिस्कस करना है, नंबर वन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पेयर ऑफ ओवरीज. नंबर वन सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे. देन सेकेंड वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द पेयर ऑफ ओविडक्ट. ओके, ओविडक्ट है. देन थर्ड you have what is called as the uterus, which is singular. Okay, fourth you have what is called as the cervix. Fifth is what is called as the vagina. Then you have the external genitalia. Genitalias are the structures which are located outside the body. So external genitalias वो structures जो हमारे बॉडी के बाहर रहेंगे, फीमेल बॉडी के बाहर रहेंगे. नंबर 7, अभी एक्सटर्नल जेनिटिलिया के साथ साथ, बिकॉज ओवरीज का फंक्शन क्या है? टू रिलीज ओवम. या सो ओवम के साथ साथ यू ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हियर. दीज आर अगेन हियर दे आर कॉल्ड एज द accessory glands. Okay, accessory glands. You can also अंडरस्टैंड दिस बाय दैट कॉन्सेप्ट दैट मेल में भी हमारे पास ग्लैंड्स थे, तो यहाँ पे भी ग्लैंड्स होंगे. सो ये कुछ पार्ट्स अपने को पढ़ने हैं कि हम लोग ओवरी के बारे में बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओविडक्ट, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूट्रस, देन यू हैव सर्विक्स, देन you have vagina, and then we have external genitalia, and then you have accessory glands. We're going to talk about this in greater details. So students, chalo, let's move on. Now, अभी तुम्हारे सामने जो स्ट्रक्चर फिलहाल दिख रहा है, इट इज अ कट सेक्शन ऑफ द ओवरी, अ टीएस. लास्ट लेक्चर में जो अपना मॉड्यूल नंबर 1 था, उसमें मैंने टीएस और एलएस तुमको बता दिया था कि एलएस मतलब व्हेन यू टेक अ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, जब आप लेंथ वाइज उसको डिसेक्ट करते हो. सो टीएस इज व्हेन यू टेक इट ब्रेथ. So when you cut it on the horizontal side, you have what is called as the TS. But before I move on and make you understand this structure in detail, सबसे पहले ये जानने का कोशिश करते हैं कि ovary exactly how does a ovary look? Okay, ovary exactly इसका appearance किस तरीके से है? So सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं ovary का shape. The shape of the ovary is almond-like. Okay, it is almond-like. Okay, and it is present inside the abdominal cavity. Okay, it is present inside the abdominal cavity. Apart from that, the dimensions can be 3 into 1.5 into 1 centimeters. So इसका dimension कुछ इस तरीके से कि 3 centimeter length, then you have breadth, and then you have width. Okay, now ये जो ovary है ना, ovary, it's a primary sexual organ. It's a primary sexual organ in case of females. Okay, females में it is a primary sexual organ. Apart from that, ओवरी जो है ना, इट इज नॉट अ फ्री हैंगिंग ऑर्गन. मतलब क्या कि ओवरी को ना अलग अलग जगह पे कनेक्शंस हैं. ठीक है, सो अलग अलग जगह पे वो कनेक्ट होता है. नाउ जब ओवरी हमारे फीमेल बॉडी के साथ कनेक्ट होती है, तो ओवरी जब बॉडी वॉल को कनेक्ट हो रही है, दैट कनेक्शन इज डन बाय व्हाट इज कॉल्ड एज द लिगामेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो लिगामेंट्स, सो देयर आर वेरियस लिगामेंट्स. ओके, हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के लिगामेंट्स हैं.
जो कनेक्शन में हेल्प करते हैं। दो दो लिगामेंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट एक ये है। नंबर टू इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ओवेरियन लिगामेंट। ओके, एक है ब्रॉड लिगामेंट और दूसरा है ओवेरियन लिगामेंट। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट, दोनों चीज के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। ब्रॉड और ओवेरियन, व्हाट बोथ ऑफ दीज लिगामेंट्स डू। ब्रॉड लिगामेंट जो है इट इज बिगर, ओके, साइज में थोड़ा सा बड़ा है, और अपार्ट फ्रॉम दैट ना इट इज गोइंग टू कनेक्ट, इट इज गोइंग टू कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ एफआरएस। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो अपने ओवरीज है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, उसको ना बॉडी वॉल से कनेक्ट करता है। तो यहां पे कनेक्शन कहां पे होगा, तो कनेक्शन विल बी टुवर्ड्स द बॉडी वॉल। सो इसको जरा थोड़ा सा समझेंगे तो ये जो कनेक्शन रहेगा इट विल बी टुवर्ड्स द बॉडी वॉल। मतलब पूरे एफआरएस को, पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बॉडी के वॉल से कनेक्ट करने का जो काम है वो हमारे ब्रॉड लिगामेंट ने किया है, और ये थोड़ा साइज में बड़ा भी है। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके बाद व्हाट डू वी हैव, उसके बाद यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट, नाउ ओवेरियन लिगामेंट जो है, ओवेरियन लिगामेंट इट इज गोइंग टू कनेक्ट, it is going to connect what is called as the ovary. Okay, it is going to connect the ovary to the uterus. Okay, uterus को connect कर सकता है, so that is what is called as the ovarian ligament. So basically दो टाइप के ligaments है जो हमको ovary को body wall से connect कर रहे हैं, और पूरे structure को मतलब body wall से connect कर रहे हैं। Second is what is called as the ovarian ligament which will connect the ovary to the uterus. ओके, सो ये बेसिक जरा अपन ने देख लिया अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरी जो है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओवरी जो है ना अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करती हैं। सो इट रिलीजेस सर्टन हार्मोन्स, जो आपको पता होना जरूरी है। इट रिलीजेस सर्टन हार्मोन्स। अब ये स्टूडेंट्स कौन से हार्मोन्स है? नंबर वन इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एस्ट्रोजन, एक एस्ट्रोजन है। ओके, दूसरा टाइप का हार्मोन इज व्हाट इज कॉल्ड एज द progesterone. Then you have what is called as the relaxin. Then you have what is called as the inhibin. Okay, so ऐसे अलग अलग टाइप के आपके पास हार्मोन्स हो सकते हैं जो ओवरी रिलीज करता है। सो ये ओवरी के बेसिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया। अभी हम लोग चलते हैं टीएस के तरफ। सो राइट साइड में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज अ टीएस। सो बच्चों में आगे वाले स्लाइड में जाने से पहले इतना बताना चाहूंगा कि आप जब टीएस लेंगे ना ओवरी का, तो ओवरी का जब आप टीएस लोगे तो आपको कुछ इस तरीके से उसका अपीयरेंस दिखता है। हमारे एचएससी के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो बुक है उसके अंदर उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ किया है टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट ओवम का जो प्रोसेस है ना फॉर्मेशन का। सी व्हेन आई टॉक अबाउट टेस्टिस का फंक्शन क्या है? टू मेक स्पर्म, राइट? स्पर्म का बनाने का जो प्रोसेस है। बट सिमिलरली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ओवरी? ओवरी का फंक्शन इज टू मेक ओवम, बट ओवम का जो फॉर्मेशन है इट इज नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस, इट इज गोइंग टू रिक्वायर सम टाइम। एंड जब मैं ये टाइम के बारे में बात करता हूं, जब ये टाइम पीरियड के बारे में बात करता हूं, तो एक ही ओवरी के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेवलपमेंटल स्टेजेस दिखेंगे। अलग अलग टाइप के डेवलपमेंटल स्टेजेस मतलब देखो सबका सब ओवरी जितने भी ओवम है हमारे पास, ये सारे के सारे ओवम एक ही डेवलपमेंटल स्टेज में थोड़ी ना होंगे, सब अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में होंगे। एंड बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस, हमारे पास जब आप ओवरी देखते हो तो आप कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है। ओके, सो नाउ हम लोग जब पढ़ेंगे ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में, ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ओवरी के 2 लेयर्स है। ओके, ovary has 2 layers. Okay, one region I might say, the outer region is what is called as the cortex, the inner region is what is called as the medulla. Okay, so one region is cortex, another is called as the medulla. अभी जो ovary है उसका एक important layer है which I will have to discuss here. This layer is what is called as the germinal epithelium. अगर आप थोड़ा सा रिकलेक्ट कर पा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपको ये याद आएगा
कि टेस्टिस के अंदर सेम टाइप का एपिथेलियम, सेम टाइप का लेयर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज स्पर्म्स. सो देयरफॉर स्पर्म, अभी देखो स्पर्म है, ओवम है, ये दोनों भी गैमेट्स है. तो ये दोनों गैमेट फॉर्मेशन के लिए आपको उसी टाइप का एपिथेलियम चाहिए, उसी टाइप का टिश्यू चाहिए. और वो जो टिश्यू, ये जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो करता है, उसको आप बोलते हो जर्माइनल एपिथेलियम. ओके, सो जर्माइनल एपिथेलियम का फंक्शन क्या रहेगा? टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज द एग सेल. इन दिस केस, यस, in FRS, the germinal epithelium is responsible to make egg or to make ovum. How? We will discuss eventually. So basically हम लोगों ने ये थोड़ा layers के बारे में बात किया. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो पीछे वाला डायग्राम में अगर आप देखोगे तो सी ओवम के ना, सी फाइनली ओवम जब बाहर निकल रहे, देखो वो बाहर निकलने से पहले आपको अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस दिखेंगे, अलग अलग स्टेजेस दिख रहे हैं. सो जो अलग अलग स्टेजेस जो देख रहे हो आप, ये सब ओवरनाइट प्रोसेस, इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. ओके, जो कुछ वक्त लेने वाले हैं. तो ये वक्त जो है, ये जो सबसे पहला वाला जो स्टार्ट होता है, दैट इज नथिंग बट द प्राइमोर्डियल फॉलिकल. यू अंडरस्टैंड दिस? प्राइमोर्डियल फॉलिकल. सो देयरफॉर ओवम, द डेवलपमेंट ऑफ द ओवम, ठीक है, जो ओवम का डेवलपमेंट है, ये भाई साहब स्टार्ट कैसे होता है? Yes, correct. This development of ovum begins from a single type of a process, or by making one type of a cell called as the primordial follicle. Okay, by making one type of a cell called as the primordial follicle. So primordial follicle, I think अपन ने देखा पीछे, वो देखो सबसे पहला वाला टाइप का सेल, पहला वाला टाइप का सेल इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल. प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो होता है, उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं. ओके, कुछ स्पेसिफिक सेल्स है. ओके, देयर आर सर्टेन सेल्स which add layer to the primordial follicle. So primordial follicle को ऊपर से लेयर ऐड कर देते हैं. ऊपर से लेयर जब आप ऐड करोगे तो सेकेंड टाइप का आपको सेल मिलता है, which is called as, yes, correct, it is प्राइमरी फॉलिकल. वापस थोड़ा सा डेवलपमेंट ऐड कर दो इसके अंदर, वापस और एक लेयर, थोड़ा सा थिक लेयर बना दो, तो आपको क्या मिलने वाला है? सेकेंडरी फॉलिकल. एक्सेलेंट स्टूडेंट्स. सेकेंडरी फॉलिकल का डेवलपमेंट किस तरीके से रहेगा? तो सेकेंडरी फॉलिकल इज गोइंग टू डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज द टर्शियरी फॉलिकल. एंड टर्शियरी फॉलिकल इज गोइंग टू डेवलप बिकॉज इनटू फाइनल काइंड ऑफ अ प्री मेच्योर स्टेज. अगर अपन इसको इस तरीके से पुट ऑन करें, प्री मेच्योर स्टेज विच इज कॉल्ड एज द mature follicle. Can you see that? Can you see that? So it is called as the mature follicle. Mature follicle. अभी इधर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस तो अपन देख रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये पता होना चाहिए कि जैसे डिक्लेयर्ड जेंडर फीमेल पता चलता है बॉडी में, मम्मी के बॉडी के मतलब वूम के अंदर, यूट्रस के अंदर जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है ना, तब से ही ओवम का डेवलपमेंट चालू है. Okay, before the birth I am speaking, before the birth. So when I was talking about primordial follicle, actually में primordial follicle का जो development है ना, it is beginning before the birth. So this development occurs before the birth. Okay, मतलब जन्म लेने से पहले से ही भाई डेवलपमेंट इसका चालू है. तब तो टोटल प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स अपने पास अप्रोक्सीमेटली, टोटल प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बिफोर द बर्थ वाज अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन. 2 मिलियन, समझिएगा, 2 मिलियन. एंड जब ये 2 मिलियन, लाइक व्हेन यू नियर टू द डिलीवरी, नियर द बर्थ, जब बर्थ हो जाता है या नियर उस फेज के रहते हैं, दिस 2 मिलियन इज कन्वर्टेड इनटू 1 मिलियन. 1 मिलियन. फिर जैसी फीमेल reaches to the level of puberty, that is when she achieves that kind of hormonal levels, when she starts the development of the organs or the tissues or the hormones which that person has in the body, it reaches to the mark of 40,000. Can you look at the margin here? मतलब बर्थ से पहले अपने पास 2 मिलियन थे, then right just before the birth, like couple of months, you had 1 million,
then while that female reaches to the puberty, we had 40,000. So when you look at this, the final count is you have 40,000 follicles. These 40,000 follicles are released in alternate cycles. Okay, ये जो है ना ये ही रिलीज होता है. Okay, they are released during what is called as menstrual cycle. Menstrual cycle को आप जानते रहेंगे. Menstrual cycle आपने 10th standard में भी पढ़ा था कि when the ovum is not fertilized, उस केस में that ovum will be released out of the FRS and that process is what is called as the menstrual cycle. But एक चीज मैं यहाँ पे चाहूंगा कि जरा आप सोचिए कि can females produce egg forever? Okay, that is question number 1. Second question, can males produce sperm forever? Okay, pause the video here and think in your brain and just quickly get back to the answer, and you just think and let me know. Okay, to answer to this is that spermatogenesis ka formation is for pretty long amount of time. It's almost, you can say that it's going on and on and on and on. But जब मैं फीमेल्स के बारे में बात कर रहा हूं, फीमेल्स के केस में द टाइम स्पैन इज वेरी वेरी लिमिटेड. ठीक है, तो जो टाइम स्पैन है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है. अब ये टाइम स्पैन लिमिटेड मतलब कितना लिमिटेड है? द रिलीज ऑफ द ओवम. जब मैं रिलीज के बारे में बात करूंगा, द रिलीज ऑफ ओवम, ओवम के रिलीज को आप क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? यस, एब्सोल्युटली राइट है आप. इट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. इट इज नथिंग बट ओव्यूलेशन. ओके, अभी ये जो ओवम जब रिलीज हो रहा है तो एक टाइम स्पैन में बिलोंग करता है. एक टाइम स्पैन है इसका. सर टाइम स्पैन क्या है? चलो वो भी देख लेते हैं. द टाइम स्पैन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्ट of menstrual cycle, okay, start of the menstrual cycle to the end of menstrual cycle. Okay, तो start of the menstrual cycle to the end of the menstrual cycle. ये जो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इसको आप फीमेल्स में बोलते हैं फर्टाइल पीरियड. मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ जिस एज में, उधर से लेकर मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां पे एंड हो गया, ये दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फर्टाइल पीरियड. अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू आवर स्टेट टेक्स्ट बुक, दिस starts around approximately 13 to 14 years of age, and end of the menstrual cycle can start from 45 to up to 55 years of age. So roughly अगर अपन ने डिफरेंस लिया ना, तो the fertile period of a female is approximately 32 years. 32 साल का फर्टाइल पीरियड होता है. 32 साल का ऐसा पीरियड है ये जहां पे ओवम्स विल बी कंटिन्यूसली रिलीज्ड. ओके, रफली अराउंड आप अगर देखेंगे मंथली, मतलब टोटल इन 1 year यू हैव 13 एग्स रिलीज्ड. ओके, एक साल में 13 एग्स मैंने रिलीज किए हैं. तो ये जो 13 एग्स है, अभी ये कैसे हुआ? मंथ में एक, रफली मंथ में एक, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली साल में यू हैव 13 एग्स रिलीज्ड. नाउ ये 13 एग्स विल बी रिलीज्ड पर ईयर इनटू 32 years ऑफ फर्टाइल पीरियड. सो ये टोटल इसका जब आप करेंगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 416. So approximately 416 eggs will only be released out of 40,000. So अगर आप देखेंगे तो 40,000 को कंपेयर करेंगे 416 में से, तो बाकी सारे के सारे एग्स क्या कर रहे हैं? बाकी सारे के सारे एग्स will not be able to release, and when they're not be able to release, the remaining eggs, remaining जो भी बचे कुछ एग्स रहेंगे, सो जो रिमेनिंग एग्स रहेंगे, रिमेनिंग एग्स, ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों. रिमेनिंग एग्स जो रहेंगे, दे आर सिंपली गोइंग टू डाई, एंड दैट प्रोसेस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एट्रीजिया. क्या बोला अपन ने उसको? एट्रीजिया. सो एट्रीजिया मतलब कि जो पेंडिंग वाले जो बच्चे कुछ जो एग्स रहेंगे, दे आर गोइंग टू जस्ट डाई ऑफ सिंपली. सो सारे के सारे ओवम, सारे के सारे फॉलिक्यूल्स आर नॉट डेवलपिंग.
Out of all the 2 million follicles, there was a reduction of about 1 million by just before the birth. Release of the 1 million follicle got converted to 40,000 follicles at the time of the puberty, and out of 40,000 follicles, you are releasing only 416 eggs. So the difference, the pending ones, those follicles which are still in the ovary will die eventually. So that death, that process is all about the development of the follicle. So right from we started from the primordial follicle, डेवलपमेंट पे गए हैं, डेवलपमेंट से प्राइमरी किया, प्राइमरी से सेकेंडरी किया, सेकेंडरी से टर्शरी किया, टर्शरी से मैच्योर किया. दिस मैच्योर फॉलिकल इन अदर टर्म्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज, दिस इज हाउ द प्रोसेस इज. ओके, सो मैंने ऊपर ऊपर से आपको ये बताने की कोशिश की कि फ्लो हो कैसे रहा है. ओके, अभी थोड़ा सा हिस्टोलॉजी में जाते हैं. हिस्टोलॉजी इज लाइक व्हेन यू अंडरस्टैंड, हिस्टोलॉजी is kind of a microanatomy. So basically you're understanding the smaller structures of an organ. Okay, so अभी organ को देखा, ऊपर से अपन ने ओवरव्यू लिया डेवलपमेंट का, भी ये जानते हैं कि ये डेवलपमेंट हो कैसे रहा है, क्या चल रहा है उसके अंदर. सो प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो रहते हैं, ठीक है, जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल रहेंगे, सो हमारे पास सबसे पहले क्या रहा, हमारे पास है primordial follicle. Now these primordial follicle are going to start the development, right? As I said कि जब जैसे फीमेल डिक्लेयर हुई मम्मी के पेट में कि भाई ये फीमेल होने वाली है, so immediately primordial follicle का development will start. Primordial follicle का development further along with the help of germinal epithelium derived from the endoderm. Okay, derived from the endoderm is going to start the development. ये development start हो जाएगा. ये डेवलपमेंट जैसे स्टार्ट होगा, धीरे 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 डेवलपमेंट होने के बाद यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है विच इज कॉल्ड एज द योक सैक. तो डेवलपमेंट स्टार्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमोर्डियल फॉलिकल बिगिंस. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ फ्लो. सो एक पॉइंट के बाद कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स, जिनको मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज द सेल्स ऑफ फ्लजर. ओके, सेल्स, ये स्पेशलाइज टाइप के सेल्स है जो कन्वर्ट एक टाइप के स्ट्रक्चर में होते हैं, जिस कॉल्ड एज द एग नेस्ट. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे जैसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल गॉट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी एंड टर्शरी टू, यस करेक्ट, मैच्योर फॉलिकल, विच इन टर्म्स आप इसको ग्राफियन फॉलिकल भी बोल सकते हैं, आप इसको ग्राफियन फॉलिकल भी बोल सकते हैं. सो आप जब ये पूरा डेवलपमेंट करेंगे तो ये फुल डेवलपमेंट होने का मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना. ग्राफियन फॉलिकल का जो साइज रहेगा, इसका जो साइज रहेगा, दिस विल बी बिगर. ओके, इसका साइज कैसे रहेगा, इट विल बी बिगर. सो नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अपना सेकेंडरी फॉलिकल रहेगा, प्राइमरी हो गया, प्राइमोर्डियल हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी, इसके अंदर का जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस सेकेंडरी फॉलिकल कैन कन्वर्ट फर्दर एंड फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल. मतलब इधर से देखो, ये यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये इनिशियल डेवलपमेंट है, फिर एक पॉइंट के बाद द डेवलपमेंट बिगिंस एंड दैट डेवलपमेंट विल कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिकल. इस दौरान देयर इज आल्सो रिलीज of a hormone. Okay, there is a release of the hormone, and ये हार्मोन का नाम क्या है बच्चों, कोई बता सकता है? ये ऐसा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो फीमेल का सेक्सुअल हार्मोन है. दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन. So there will also be release of estrogen. So that is the developmental stage की जहां पे डेवलपमेंट का प्रोसेस चालू हो रहा है. एक बार वो मैच्योर हो गया, मतलब फॉलिकल एक बार मैच्योर बन गया, फॉलिकल मैच्योर बनने के बाद देयर विल बी नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेशन. ओके, ओव्यूलेशन. अभी फॉलिकल के डेवलपमेंट के बाद ओव्यूलेशन का प्रोसेस किस तरीके से फॉलो हो जाएगा? सो आफ्टर मैच्योरेशन, मतलब एक बार आपका मैच्योरेशन हो गया है, once the maturation is complete, उसके बाद what is going to happen? There will be the process of evolution. I'm so sorry. There is a process of what is called as ovulation. Okay, ovulation.
ओव्यूलेशन मतलब क्या, देर विल बी स्मॉल, देखो कैसा होता है पता है, ओवरी अगर से फॉर एग्जाम्पल आपका ओवरी है, ओवरी है, सो ओवरी से राइट देर इज अ डेवलपमेंट, ऐसा ना आउटर में ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा पिंच आउट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, इट अपीयरेंस लाइक इट अपीयर्स लाइक अ ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मतलब एक फोड़ा आता है, ऐसा फोड़ा जैसे मतलब स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कुछ तो एक एलिवेशन है, कुछ तो सूजन है, दैट इज काइंड ऑफ अ ब्लिस्टर। सो यहाँ पे एक ब्लिस्टर जैसा अपीयरेंस आता है, ब्लिस्टर जैसा अपीयरेंस आने के बाद द नेक्स्ट इमीडिएट प्रोसेस वुड बी टू रिलीज द ओवम, ओके, टू रिलीज द ओवम। सो वंस यू रिलीज द ओवम, एक बार ओवम रिलीज हो गया, ओवम रिलीज हो गया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या, ओवम के रिलीज को अपन ने क्या बोला, ओव्यूलेशन बोल दिया, तो ओवम नाउ विल बी आउट इन व्हाट इज कॉल्ड एज द ओविडक्ट। सो उसका क्या हो रहा है क्या नहीं, दैट वी विल टॉक इवेंचुअली एज वी प्रोसीड फॉरवर्ड फॉर द मॉड्यूल्स। सो ये हुआ, बट एक इंपॉर्टेंट चीज कि व्हेन आई टॉक अबाउट दिस मैच्योरिटी, देखो ओवम तो ओव्यूलेट हो गया, बाहर डेवलपमेंट आ चुका है, बट देयर इज सम रिमेन्स, कैन यू सी दिस, कुछ रिमेन्स है, ये रिमेन्स इवेंचुअली इज गोइंग टू कम डाउन फर्दर, मतलब क्या कि ये जो डेवलपमेंट हुआ, ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट है मतलब द पार्ट विच इज रिमेनिंग आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होने के बाद, ओव्यूलेशन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो देर इज सम रेमिनेंट, देर इज सम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बच गया है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉर्पस लूटियम, ओके, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम विल बिहेव एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये, इट विल बिहेव एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट इज गोइंग टू रिलीज हार्मोन, एंड बिकॉज ये हार्मोन का रिलीज है, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, आफ्टर द फर्दर डेवलपमेंट कॉर्पस लूटियम विल कन्वर्ट इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स। नाउ कॉर्पस एल्बिकन्स क्या है, इट इज लाइक अ स्कार, दाग, दाग समझ में आ रहा है, मतलब कि एक बार ओवम निकल गया, सो जो पार्ट पेंडिंग है, जो पार्ट बच गया है, उसको मैंने बोल दिया है कॉर्पस एल्बिकन्स। सो ये पूरे प्रोसेस में, ये पूरे प्रोसेस में अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला तुम्हारा कॉर्पस एल्बिकन्स है, ये वाला पूरा का पूरा कॉर्पस लूटियम है, एंड देन ओव्यूलेशन होने का ओवम तो बाहर आ गया है। सो मतलब हिस्टोलॉजी में अपन ने क्या क्या देखा, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस के अंदर अपन ने देखा डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, क्या क्या प्रोसेस गया, फिर ओव्यूलेशन हो गया, एंड देन फाइनली रिलीज हो गया, एंड जो पेंडिंग पार्ट है दैट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम एंड फॉलोड बाय कॉर्पस एल्बिकन्स। सो बेसिकली हम लोग क्या समझने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं बच्चों की, स्ट्रक्चर कैसा है और उसके अंदर ओवरी के अंदर जो प्रोसेस है, जो फ्लो है, ओवम का जो मूवमेंट है, वो ओवम का मूवमेंट एग्जैक्टली किस तरीके से है। अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो मैच्योरेशन ऑफ द ओवम, पे अटेंशन टू दिस, जब तक ओवम मैच्योर होगा नहीं तब तक वो रिलीज होगा नहीं। सो ये मैच्योरेशन को काफी लंबा समय जाता है, और एक बार मैच्योरेशन हुआ उसके बाद देयर विल बी रिलीज ऑफ द ओवम। सो ओवम जब रिलीज हो रहा है तो कुछ एक स्ट्रक्चर, ओवम का भी तो कुछ का कुछ स्ट्रक्चर होगा। सो ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम लोग, बट बिफोर दैट ये वाला स्ट्रक्चर देखना जरा इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग ऑन, व्हेन आई टॉक अबाउट द important structure, this is what I'm talking about. So ये देखिए, so just I take this forward, just a second. So yeah, okay, so this is what it is, it is the structure of the Graafian follicle. Now Graafian follicle याद है, वो matured follicle था जो develop हो गया था and Graafian follicle बना, ये वाला structure है something called as the Graafian follicle. Graafian follicle में there are two layers, जो मैं पहले बाहर से तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारे पास यहाँ पे ना दो लेयर है। So you have the Graafian follicle. Graafian follicle has two layers. बाहर से दो लेयर है। कौन से दो लेयर्स है ये? नंबर वन is called as the theca externa. देखिए जरा, can you see the outermost? And then you have what is called as theca interna. ये दो लेयर आपको दिखे। उसके बाद theca interna के बाद ना, you can you see this the central part,
कैन यू सी द oocyte? अभी तुम पूछोगे oocyte क्या है बच्चों? oocyte इज अ सेकेंड नेम फॉर ओवम. ओके, oocyte इज अ सेकेंड नेम फॉर ओवम. तो जो ओवम है ना, ओवम, इसके पास एक मेम्ब्रेन होता है, सराउंडिंग मेम्ब्रेन. दिस सराउंडिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द विटिलाइन मेम्ब्रेन. ओके, इसका क्या नाम दिया? विटिलाइन मेम्ब्रेन. विटिलाइन मेम्ब्रेन. ये जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है ना, क्यों सिग्निफिकेंट है पता है? विटिलाइन मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज दिस. विटिलाइन मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज अ लेयर. Okay, a layer which is called as zona pellucida. Zona pellucida. Zona pellucida is very important. Very important. Zona pellucida एक ऐसा टाइप का नॉन सेलुलर लेयर है जो ओवम को सराउंड कर रहा है. ओवम को सराउंड कर रहा है. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या क्या बोला? सो मेरे पास सबसे पहला एक लेयर है ओवम को सराउंडिंग विच इज विटिलाइन मेम्ब्रेन. विटिलाइन मेम्ब्रेन और जोना, इसने विटिलाइन मेम्ब्रेन ने एक सिक्रीशन किया एक लेयर का जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा एक बार डेवलप, मतलब पूरा कवर करने का, ओवम को कवर करने के बाद थिका इंटरना के नीचे ना, ये समझना पॉइंट है, थिका इंटरना पता है, अभी जस्ट मैंने बताया ऊपर देखे. सो यू हैव थिका इंटरना. थिका इंटरना के अंदर, मतलब इनर टू थिका इंटरना, you have special cells. These are called as the granulosa cells. क्या बोला समझो? उसको अपन ने बोला है granulosa cells. Granulosa cells थोड़े से स्पेशल है, थोड़े से स्पेशल है बिकॉज ये granulosa cells दो अलग अलग टाइप के सेल्स बनाते हैं, दो अलग अलग टाइप का लेयर बनाते हैं, सब बोल सकते हो. One is called as discus proligerus. Okay, discus proligerus, and second is what is called as the corona radiata. Corona radiata. ठीक है, तो कैन यू सी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द oocyte? ये कोरोना रेडिएटा है. जो इनर वाले जो सेल्स होते हैं ना, ग्रेन्युलोसा सेल्स, ये दो टाइप का लेयर्स बनाते हैं. सो जब ये दोनों टाइप का लेयर्स बनाते हैं, डिस्कस प्रोलीजेरस एंड कोरोना रेडिएटा, आप कंबाइन में you can also call as what is called as cumulus oophorus. Okay, अब क्या बोल सकते हैं इसको? cumulus oophorus. ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट पार्ट. कैन यू सी बीच में देयर इज एम्प्टी स्पेस? yes, empty space. That empty space between the, you know, the layer, the interna wala layer, the layer which they are in between, which is the empty space. Empty space. This empty space is nothing but the antrum. Antrum. Okay, antrum bolte usko, antrum. Antrum is filled with the fluid which is called as the antral fluid. Antral fluid. And this antral fluid can also be called as liquor folliculi. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आने वाले लेक्चर में आपको ये समझेगा कि एग्जैक्टली इसका सिग्निफिकेंस क्या है. सो बच्चों, ये बेसिक स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल का, दिस कैन बी एन इंडिविजुअल स्टैंड अलोन क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम, और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से कौन सा लेयर कहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट इसका हो रहा है. सो ये पूरा का पूरा वही ओवम का है. आई मीन ग्राफियन फॉलिकल का ये देखा, टेस ऑफ ओवरी देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देख लेते हैं. ठीक है, एक और एक लास्ट पार्ट हम लोग जो देख लेंगे विच इज what is called as the oviduct. Okay, एक और एक पार्ट देख लेते हैं which of the FRS which is the oviduct. Okay, oviduct का दूसरा नाम क्या था? रिकलेक्ट करिए, चलिए फटाफट. Yes, absolutely right. It is also called as, yes, fallopian tube. क्या बोलेंगे इसको अपन? fallopian tube. फेलोपियन ट्यूब. अभी फेलोपियन ट्यूब को अगर आप देखेंगे, इसका एक स्ट्रक्चर मैं यहां पे ड्रॉ करूं अगर, सो आपके पास ओवम है. ठीक है, मैंने लास्ट अपनी इंट्रोडक्टरी स्लाइड में तो बताया था, बट फिर भी चलो एक बार कर लेते हैं. सो ये ऐसा ना. ओके, मैं भी सिर्फ उतना ही स्ट्रक्चर बना जितना अपने को जरूरी है. सो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज योर फेलोपियन
ट्यूब। ओके, ये अपना फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो यू हैव 3 पार्ट्स। ओके, नंबर 1, infundibulum. Okay, number 1 is infundibulum. Number 2 is what is called as the ampulla, and number 3 is the isthmus. Isthmus. Infundibulum जो होता है, infundibulum, it is a finger like projection. Can you see? Can you see? Fimbriae उसको बोलते हैं, fimbriae. It contains what is called as fimbriae, or other terms में it is also called as finger like projections. Okay, it allows the ovum to enter from the ovary into the fallopian tube. So वो टाइप का मूवमेंट infundibulum प्रोवाइड करता है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, that the layer, the internal lining of the fallopian tube is made up of what is called as the ciliated epithelium. Can you just use your logic and tell me why? थोड़ा लॉजिक यूज करेंगे आपका, कैसा, क्यों? Ciliated epithelium contains cilia. अभी तुम पूछोगे cilia क्या है? Cilias are hair like structures जिनका फंक्शन होता है मूवमेंट करना। सो बोलने का मतलब क्या है कि जब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मूवमेंट, तो यू विल रिक्वायर ओवम। देखो, ओवम इज अ नॉन मोटाइल सेल, इट इज अनलाइक स्पर्म। स्पर्म इज अ मोटाइल सेल, बट जब ओवम का बात करो तो वो मोबिलिटी नहीं है उसके पास, तो खुद का तो मोबिलिटी नहीं है। सो फिम्ब्रिए से, ओवरी से राइट टिल द यूट्रस या नियर द यूट्रस का जो ट्रैवलिंग करवाने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस किसी को तो करना पड़ेगा ना। तो वो किसने किया? तो हमारे सिलिएटेड एपिथेलियम ने किया। तो सिलिएटेड एपिथेलियम मतलब इसके अंदर अगर आप ऐसे नोटिस करेंगे तो ऐसा हेयर लाइक, रफली मैं बना रहा हूं, ये हेयर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं। दैट हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम व्हिच इज कॉल्ड एज द सिलिएटेड एपिथेलियम। सो देयरफॉर अभी मैंने इनफंडिबुलम से मूवमेंट करा दिया। एम्प्यूला देखेंगे, एम्प्यूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ ऑल दिस, एम्प्यूला इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड। आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस थिंग पेन। Now, ampulla जो होता है ना, it is the site of fertilization. Ampulla, in simple terms, if I just tell you, ampulla is the site of fertilization. Okay, site of fertilization. यहाँ पे exactly sperm का and ovum का union होता है। sperm and ovum का union है, तो sperm and ovum का जो union है, जो combination है उसका, that happens in this location which is called as ampulla. Next, isthmus. Isthmus is like a joint. Okay, it is a joint between the fallopian tube. So between the fallopian tube and the uterus. Okay, so ये थोड़ा सा अपन ने ओविडक्ट के बारे में भी जान लिया, ओविडक्ट के बारे में भी जान लिया कि ओविडक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, मूवमेंट कैसे अलाउ करता है, क्या नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट। सो आज के मॉड्यूल में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? ओवरी के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसका जाना, वी अंडरस्टूड इट्स स्ट्रक्चर, वी अंडरस्टूड इट्स टीएस, द डेवलपमेंट ऑफ द ओवम इनसाइड द ओवरी। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, and we also now talked about the oviduct structure or the fallopian tube structure. आने वाले लेक्चर में we will talk and take the conversation further and talk about what is uterus, what is cervix, and what is vagina. With this we'll finish one part of the female reproductive system and then move on to the next part of the female reproductive system. I hope बच्चों कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कुछ समझा होगा इसमें से। अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दोस कमेंट्स। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज गिव इट अ लाइक, डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ।